एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। फिर से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे पहले अमेजॉन वर्सेस फ्यूचर ग्रुप का जो केस चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में। तो लगातार ये हमारी करीबन 16th वीडियो है, 16वीं वीडियो है, जिसमें हम आपको सबसे पहले लेकर अपडेट आए हैं दिल्ली हाई कोर्ट में पूरी हियरिंग क्या हुई है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अभी तक डील का स्टेटस क्या है और जो स्टेटस को का ऑर्डर को जो चैलेंज किया गया था उसका स्टेटस क्या चल रहा है। उसी के ऊपर जो आज पूरी जो हियरिंग हुई है उसमें किस तरीके से बात की गई, किस तरीके से आर्ग्यूमेंट रखे गए इन द फेवर ऑफ और इन द अगेंस्ट ऑफ। तो आज हम बात करेंगे रिलायंस फ्यूचर डील के ऊपर। तो आप रिलायंस के शेयर होल्डर्स हैं, फ्यूचर ग्रुप के हैं, या अमेजॉन वर्सेस फ्यूचर ग्रुप से आप अगर कोई रिलेशन रखते हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखें ताकि आपको पूरी डील का स्ट्रक्चर समझ में आए। अभी तक जो लास्ट वीडियो हमने कल बनाई थी उसमें बताया था कि किस तरीके से एक अमेजॉन फ्यूचर ग्रुप की तरफ से जो हरीश साल्वे ने ये केस लड़ा था उसमें किस तरीके से उन्होंने अपना पॉइंट्स रखे और बताया कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो SIAC ने पास किया है वो एक आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल नहीं है जिसका इंडिया में कोई वैलिडिटी नहीं होती है, और वो नलिटी की तरफ उन्होंने बताया कि नलिटी माना जाएगा और उसका इंडिया में कोई एप्लीकेशन नहीं माना जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमारे को जो गोपाल सुब्रमण्यम है, कल उन्होंने ये सारे जो उनके जो पॉइंट्स थे वो सुने, और आज गोपाल सुब्रमण्यम ने शुरुआत से जो कि अमेजोन की तरफ से केस लड़ रहे हैं उन्होंने आते ही अपना रिजॉइंडर सबमिशन किया है। तो आज के जो बेंच ऑफ चीफ जस्टिस हैं वो है DN पटेल एंड जस्टिस ज्योति सिंह। तो पूरा केस का 1 to 1 हम पॉइंट्स एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। फ्यूचर ग्रुप के शेयर होल्डर्स के लिए, रिलायंस के शेयर होल्डर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें अब क्या करना चाहिए और क्या हो रहा है डील का स्टेटस। और अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये केस ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है। और फिर इसके बाद जो एक और वीडियो हमने बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके से सेबी का जो बैन आया है किशोर बियानी और उनके भाई के ऊपर अनिल बियानी, तो क्या वो इस डील को अफेक्ट कर सकता है क्या। तो साफ साफ उन्होंने भी अपने नोटिस दिया है और बताया है कि उनके ऊपर इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, डील के ऊपर इसका कोई एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। और इसके अलावा इस डील के स्टेटस से रिलेटेड उनके जो सेबी बैन है उस पर कोई भी यहाँ पर अफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। इसकी वीडियो आप भी चेकआउट कर सकते हैं हमारी कल की वीडियो सीरीज़ में, और साथ ही साथ लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हमारी पूरी वेब सीरीज़ है तो आप उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो तीसरी बात है वो ये है कि आज ही सुबह मिस्टर किशोर बियानी ने उनके ऊपर जो सेबी बैन का जो ऑर्डर आया था उसे यहाँ पर चैलेंज कर दिया है सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्राइब्यूनल में। जी हाँ, सेबी ने उन पर बैन लगाया था जिसको इन्होंने वापस से चैलेंज किया है कि उन पर यह बैन नहीं लगाया जाना चाहिए। 1 महीने तक वो 1 साल तक वो सिक्योरिटीज़ मार्केट को एक्सेस नहीं कर सकते और साथ ही साथ 2 साल तक वो फ्यूचर रिटेल के कोई भी शेयर को ट्रेड नहीं कर सकते। इस तरीके का कुछ बैन लगाया गया है कुछ एम्प्लॉइज़, साथ ही साथ उनके भाई और किशोर बियानी पर। और इसमें साफ साफ बताया गया था नोटिस में कि उन्होंने कुछ 2017 में अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक की थी, जिसके कारण फ्यूचर ग्रुप की कुछ इन्फॉर्मेशन को उन्होंने बाहर लीक किया था, जिसके कारण यहाँ पर सिक्योरिटीज़ बैन लगाया गया है। तो ये है पुराना जो स्टेटस अभी तक का चल रहा था वो मैंने आपको क्लियर किया है। अब आपको अगर केस से रिलेटेड आप ये अगर पहली वीडियो देख रहे हैं तो पहले मेरे हिसाब से आपको दूसरी वीडियो चेक करनी चाहिए जो हम लगातार दिल्ली हाई कोर्ट से रिलेटेड बताए हैं। इसके अलावा आपको मिनिमम इससे पहले वाली जो वीडियो आई थी जिसमें हमने बताया था कि अमेजोन के खिलाफ किस तरीके से हरीश साल्वे जो कि फ्यूचर ग्रुप के तरफ से लड़ रहे हैं केस, उन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया था कि स्टेटस क्वो का ऑर्डर नहीं देना चाहिए। तो आज शुरुआत करते हैं अमेजोन के सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम ने किस तरीके से अपना सबमिशन दिया है। तो जैसे ही हियरिंग स्टार्ट होती है तो इमरजेंसी आर्बिट्रेशन का जो पॉइंट था उसमें सबसे पहले सुब्रमण्यम बताते हैं कि इमरजेंसी आर्बिट्रेशन को इंडिया में भी यहाँ पर पॉइंट उन्होंने नोटिफाई करते हुए बताया कि इंडिया में भी कई जगह इमरजेंसी आर्बिट्रेशन बनाए गए हैं, जैसे कि मुंबई, दिल्ली। और उन्होंने कहा कि मैं भी इसका कई बार पार्ट रह चुका हूँ, और उन्होंने 1-2 एग्जांपल और देते हुए बताया कि किस तरीके से इंडिया में भी इमरजेंसी आर्बिट्रेटर जो बनाए जाते हैं उनके अवार्ड को एप्लीकेबल माना जाता है। तो उन्होंने साफ साफ किया कि क्यों ना जब सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट ने जब इमरजेंसी अवार्ड दिया तो उसे क्यों नलिटी माना जाए। पहली बात तो उन्होंने ये पॉइंट रखा। फिर दूसरी बात जो उन्होंने रखी कि जब अगर इन्होंने पहले ये उन्होंने कहा कि जब हरीश साल्वे ने बोला कि ये नलिटी है तो ठीक है। फिर उन्होंने दूसरा पॉइंट ये रखा कि फिर इन्होंने कहा कि वेकेशन हम मानेंगे, तो मतलब उन्होंने तो सुब्रमण्यम ने यहाँ साफ किया कि अगर ये वेकेशन मानते तो इनका मतलब ये मान रहे कि ये ऑर्डर है। अगर आप बोल रहे हो, एक तरफ बोल रहे हो आप नलिटी है, एक तरफ बोल रहे हो आप ऑर्डर है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि वहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्ट जो थी जिसमें डिस्कशन हुआ था सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट में,
तो वहाँ पर किस तरीके से आर्ग्यूमेंट किया गया था और अभी जो दिल्ली हाई कोर्ट में आर्ग्यूमेंट किया है वो किस तरीके से किया गया था। तो ये कुछ सबमिशन उन्होंने पेश किए और साथ ही साथ फिर उन्होंने आर्बिट्रेशन कोर्ट का इंडिया में एप्लीकेबिलिटी होना प्रूव किया सेक्शन 37 और 39 ऑफ इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत। तो ये कुछ पॉइंट्स सबसे पहले निकल के आते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है वापस वही सेक्शन 17 जो मैंने हमारी लास्ट वीडियो में समझाया था आर्बिट्रेशन एक्ट का ही, जो 17 है, 39 और 37 जिस पे ये बार बार चर्चा चल रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा जो सुब्रमण्यम है उन्होंने वापस यही कुछ पहले आर्बिट्रेशन के पॉइंट्स चले जिसमें उन्होंने प्रूव किया कि किस तरीके से सिंगापुर का आर्बिट्रेशन कोर्ट है उसमें जो ऑर्डर पास होना चाहिए वो इंडिया में एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए। इसके बाद जो पॉइंट्स रखे गए उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से फ्यूचर रिटेल लिमिटेड एक पार्टी है अदर देन फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड। तो उन्होंने एक सिंपल सा पॉइंट आउट करते हुए बताया कि जब हमने फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया था, जो कि एक लॉयल्टी कंपनी है, जो एक प्रोमोटर ग्रुप की कंपनी है, क्योंकि हम फ्यूचर रिटेल लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, बट अमेज़ॉन को डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक मल्टी रिटेल ब्रांड में करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एफडीआई की एक लिमिट होती है जिसके तहत ये अलाउड नहीं है। तो इसलिए हमने उसका इन्वेस्टमेंट किया फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड में, और साथ ही साथ एक और साइमल्टेनियस एग्रीमेंट साइन किया गया जिसमें फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड को एक प्रमोटर ग्रुप की एंटिटी बनाया गया और उसके साथ नीचे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को एंटिटी बनाया गया। और इसमें इस तरीके से एग्रीमेंट लिखा गया है कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड में अगर कोई भी एसेट सेल करनी होगी तो फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड की परमिशन लगेगी, और उसमें करीबन 51% का यहाँ पर आपको वो फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड की 51% आपकी जो जिसने शेयर होल्डिंग रख रखी है उसका अप्रूवल होना चाहिए। चूँकि इंडिया में अगर कोई भी कंपनी बाहर से आउट ऑफ इंडिया से इन्वेस्ट करती है तो एफडीआई की लिमिट के हिसाब से 49% से ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। तो उनका जो लिमिट था वो 49% से कम था अमेज़ॉन का। तो फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड ने उस डील को अप्रूव कर दिया, क्योंकि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड से रिलेटेड थी, और एग्रीमेंट हुआ था फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड और फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड और अमेज़ॉन के बीच में। तो इन्होंने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की एसेट सेल करने का ऑर्डर दे दिया, जबकि फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड और अमेज़ॉन के एग्रीमेंट में इस तरीके की बात लिखी गई है कि रिलायंस एक रेस्ट्रिक्टेड पार्टी है। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझनी चाहिए कि उन्होंने जो एग्रीमेंट किया गया था फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड, जी हाँ, पहले पॉइंट आउट करें, फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो एग्रीमेंट किया उसमें लिखा था कि रिलायंस एक रेस्ट्रिक्टेड पार्टी है जिसके साथ फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड कोई भी एसेट सेल या इस तरीके का आर्ग्यूमेंट नहीं कर इस तरीके की डील नहीं कर सकती है, जबकि जो एसटी में फ्यूचर ग्रुप ने किया है वो किया है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के साथ। तो अब सुब्रमण्यम का मानना ये है कि क्योंकि दोनों एग्रीमेंट साथ साथ किए गए थे और हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के कारण किया था, तो उनका मानना है कि अगर वो फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए रिस्ट्रिक्टेड पार्टी है तो फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड उनको भी अप्रूवल नहीं दे सकता कि वो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की एसेट को फ्यूचर रिलायंस के साथ डील कर सके। तो इस पॉइंट के लिए सुब्रमण्यम ने बताया कि हम इसलिए आर्ग्यू कर रहे हैं क्योंकि बात ये नहीं है कि हमारा पैसा कितना बचेगा और कितना नहीं बचेगा, डील होगी नहीं होगी। बात यह है कि जब हमने उसे रिस्ट्रिक्टेड पार्टी में डाला था तो इन्होंने डील क्यों उसके साथ की है, इनको डील उनके साथ नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड पार्टी है। अब ये पॉइंट आउट होने के बाद फिर कुछ और नए पॉइंट्स निकल के आए जिनमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब अप्रूवल लेना था तो जब वो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं थे या कुछ और पॉइंट्स उन्होंने आर्ग्यू किए जो हरीश साल्वे ने कल बताए थे कि किस तरीके से एक ईस्ट इंडिया कंपनी उनको रेफरेंस दिया अमेज़ॉन को, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये बताया जा रहा है कि फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ हमारा एग्रीमेंट है, बट उन्होंने बताया कि हमारा साथ ही साथ एग्रीमेंट, जब फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड का एग्रीमेंट तो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के साथ है और हमारा एग्रीमेंट उनके साथ है, तो दोनों को साथ पढ़ा जाना चाहिए, जबकि वो कह रहे हैं कि अलग अलग पढ़ा जाना चाहिए। तो ये एक और पॉइंट निकल के आता है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की जो एसेट सेल हुई है रिलायंस के साथ, तो अब क्या फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के शेयर जो डील हुई है उसका अप्रूवल 26 जनवरी को चला गया था एनसीएलटी के पास, और लास्ट अप्रूवल बच रहा है एनसीएलटी का, क्योंकि सेबी ने जब अप्रूवल दिया तो उन्होंने बताया कि केवल एनसीएलटी का अप्रूवल लेना है और शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना है। तो तब 27 जनवरी को इन्होंने चैलेंज किया अमेज़ॉन ने, और इनको चैलेंज करते हुए कहा कि अगर एनसीएलटी का अप्रूवल मिल जाता, क्योंकि एनसीएलटी तो इंडिया की है, और उनका मानना है, अमेज़ॉन का मानना है कि अगर एनसीएलटी का अप्रूवल मिल गया तो इनकी डील हो जाएगी साइन, और अगर फ्यूचर रिटेल लिमिटेड फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड से अलग होगी
क्योंकि डील में इस तरीके की स्वैप रेशो की डिसाइड किया गया है कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड रिलायंस के साथ उनका जो स्वैप रेशो है उस तरीके से रिलायंस के साथ हो जाएगी। तो उनका ये मानना है कि अगर वो चली गई तो फिर फ्यूचर कूपन्स लिमिटेड में क्या बचा, कुछ नहीं बचा। और हमारा जो एग्रीमेंट है वो तो फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड के, फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड में कुछ नहीं बचा। तो फिर हमने हर जो डील है वो तो बिल्कुल जीरो हो गई, जो बिल्कुल नलीफाई हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने डील करने से पहले एक तो पहली बात रेस्ट्रिक्टेड पार्टी से किया, और उससे पहले भी इन्होंने हमारे को नोटिफाई नहीं किया है। और इसके अलावा अगर उनको अगर किस तरीके की हेल्प चाहिए थी तो वो उन्होंने हमारे से किसी भी तरीके की हेल्प की डिमांड नहीं की थी बिफोर द डील। तो हम आगे होके कैसे आगे होके किस तरीके से हमें पता चलता है और आगे होके हम किस तरीके से उनकी हेल्प करते हैं इन द मनी टर्म्स ऑल्सो और इन द ओवरऑल टर्म्स ऑल्सो कि हमने रिलायंस के साथ डील की है। तो इस तरीके से सुब्रमण्यम ने पॉइंट रखे और बताया कि किस तरीके से रिलायंस और फ्यूचर रिटेल मतलब किशोर बियानी ने डील की है, और अमेज़ोन ने क्यों इसे पॉइंट आउट करते हुए आर्ग्यूमेंट किए हैं। जबकि उन्होंने कहा कि हमारा जो पॉइंट आउट था, हम भी नहीं चाहते हैं कि किस तरीके से आदमी का लॉस है, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ख़त्म हो जाए या फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज ख़त्म हो जाए। हमारा भी ये पॉइंट है कि हम भी उनको सेव करना चाहते हैं, बट कोई और अदर ऑप्शन से, ताकि और किसी ऑप्शन से ना कि हमारी जो हमने जो रेस्ट्रिक्शन डाला था जो डील बनाने जब हमने डील की थी फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड के टाइम, तो हमने जो डील्स डिसाइड की थी उसमें रेस्ट्रिक्टेड पार्टी रिलायंस को डाला है, तो फिर इन्होंने रिलायंस के साथ डील क्यों की। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये रखा। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो सबसे बाद में कोर्ट ने बताया कि किस तरीके से NCLT और ये सब बातें हुई। फिर उन्होंने कहा नलिटी वाली बात, और फिर उन्होंने कहा कि आज का आप कब ख़त्म करेंगे। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि अब आपका पॉइंट्स कब ख़त्म होंगे, तो उन्होंने कहा कि मेरा पॉइंट्स मंडे तक ख़त्म होंगे। तो 8 फरवरी मंडे को फिर से हियरिंग एडजर्न हो चुकी है। तो वापस केस बिना कंक्लूजन पे आए अटक चुका है, और वापस हम वहीं के वहीं हैं। कल अब सुब्रमण्यम वापस 8 फरवरी जो कि मंडे है उसको अपना वापस केस का वापस ये सबमिशन रखेंगे, और उसके बाद फिर हरीश साल्वे किस तरीके से इन चीज़ों का रिप्लाई देते हैं, तो ये देखने लायक बात होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अभी तक निकल के आती है वो ये है कि क्या फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो एग्रीमेंट किए गए हैं क्या वो वैलिडिटी रखते हैं। क्योंकि FDI की लिमिट्स, अगर आप बोल रहे हैं हम फ्यूचर रिटेल लिमिटेड में इनडायरेक्टली पैसा भेज रहे थे, फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू फ्यूचर रिटेल में पैसा जा रहा था। तो अगर फ्यूचर रिटेल लिमिटेड में अगर कोई भी चीज़ें इधर उधर होती है, एसेट सेल होती है, तो अमेज़ॉन को पूछना चाहिए था। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड में, क्योंकि फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड का हाथ है, ना कि अमेज़ॉन का फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड में है। और अगर हम फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड को एक ट्रांसपेरेंट एंटिटी मान ले, तो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड में अगर आपका हो गया तो FDI की लिमिट्स ही हिट हो गई। इसके कारण फेमा का भी यहाँ पर केस लग चुका है अमेज़ॉन के ऊपर, और साथ ही साथ ED भी यहाँ पर इस पूरे डील स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि अमेज़ॉन के ऊपर भी यहाँ पर ED और फेमा का केस हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें ऐसा साफ नज़र आ रहा है कि किस तरीके से एक मल्टी ब्रांड एसेट्स, मतलब मल्टी ब्रांड कंपनी में इनडायरेक्टली उन्होंने पैसा भेजा। तो क्या ये सही था या नहीं था वो तो आने वाला समय बताएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही निकल के आता है। और बाकी है सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट का। तो एक ऑलरेडी जो सबसे प्रीवियस जो कंक्लूजन निकल के आया था, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था, जिसको चैलेंज किया स्टेटस क्वो वाला। तो उन्होंने स्टेटस क्वो मेंटेन करने को कहा है सारी ही स्टेचुटरी अथॉरिटीज़ को, रिलायंस को, साथ ही साथ फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज़ और अमेज़ॉन को, कि सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट का एग्रीमेंट को उन्होंने कंक्लूड किया था कि ये सही है, और उन्होंने आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल माना था। जबकि फिर वापस इन्हें चैलेंज किया, हरीश साल्वे ने चैलेंज किया, फ्यूचर ग्रुप की तरफ से उन्होंने केस लड़ा। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि अब क्या होगा, तो कंक्लूजन कैसे आएगा। तो अब जो लास्ट हियरिंग है वो मेरे को लगता है कि 8 फेब को होगी, और उसके बाद शायद एक हियरिंग और होगी जिसमें आपस में कंक्लूजन और रिजोल्यूशन लाने की कोशिश की जाएगी, जिसके तहत पता चलेगा कि क्या सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट इंडिया में एप्लीकेबिलिटी, क्या वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल माना जाएगा। और तीसरा पॉइंट है कि क्या ये जो एग्रीमेंट बनाया गया था फ्यूचर कूपन्स, फ्यूचर रिटेल और अमेज़ॉन के बीच में, क्या वो सेटिस्फाई होता है। और इसी के बेसिस पे टिकी हुई है रिलायंस और फ्यूचर रिटेल की डील। तो ये तभी कंक्लूड हो पाएगी जब ये पता चलेगा कि सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट इंडिया में एप्लीकेबल, अगर वो नहीं रखता है तो हमारी बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट हो जाएगी।
वो नहीं रखता है तो केवल एनसीएलटी का अप्रूवल लेना है, शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना है एंड द डील इज़ डन। और एनसीएलटी का अप्रूवल लेने में अब इतना टाइम बचा नहीं है, क्योंकि 26 जनवरी को ऑलरेडी हम फाइल कर चुके हैं, बट स्टेटस को मेंटेन करने की बोला है और 10 दिन के अंदर सबको ये फाइल करना है कि उन्होंने 5 अक्टूबर 2020 के बाद जो भी चेंजेस किए हैं, चाहे वो शेयर होल्डिंग में हो, चाहे किस तरीके के भी चेंजेस किए गए, तो वो सभी डील का स्टेटस देना है दिल्ली हाई कोर्ट को। तो वो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट और मुद्दा निकल के आएगा। तो 2 केस चल रहे हैं, आपको ये भी चीज़ समझनी चाहिए कि एक तो ये स्टेटस को चैलेंज वाला केस चल रहा है, जबकि वो जो केस ऑलरेडी जिसका कंक्लूजन आया था, जिसमें बताया गया था कि स्टेटस को मेंटेन करें, तो वो केस ऑलरेडी चल रहा है। तो उसका कंक्लूजन अब आने वाले समय में अपन को देखने को मिलेगा, बट वो इसके बाद होएगा, क्योंकि ये लगातार केस चल रहा है और इसकी कंक्लूजन मेरे को लगता है कि करीबन 8 और 9 फरवरी तक आपको देखने को मिल सकती है। तो ये है आज तक का स्टेटस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि किस तरीके से केस की हियरिंग चल रही है और आने वाले टाइम में क्या कंक्लूजन आ सकता है। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और बता सकते हैं हमें और किस तरीके से इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।